मंच पर उपस्थित हमारे राज्य की राज्य मंत्री विद्याताई ठाकुर जी, मुंबई के हमारे अध्यक्ष आशीष शेलार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक अमित साटम जी, भारतीताई लवेकर जी, पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े जी, संजय पांडे जी, हमारे ज्येष्ठ नेता रघुनाथ कुलकर्णी जी, आरपीआई के अध्यक्ष प्रकाश जाधव जी, मंच पर उपस्थित हमारे उम्मीदवार डॉक्टर प्रिया भांजी, योगीराज दाभाड़कर, उर्मिला गुप्ता, विठल भंदेरी, रंजना पाटिल, आकृति प्रसाद, माया राजपूत, शीला शाह, सुधा सिंह, रोहन राठौड़, रेणु हंसराज, सुनीता मेहता, अनीश मकवानी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 21 तारीख को होने वाला है और महानगर पालिका के चुनाव के दरमियान प्रचार सारे पक्ष, सारी पार्टियां जोर शोर से कर रही है। मैं ऐसा मानता था कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का प्रचार होगा तो अलग अलग पार्टियां अपना विजन रखेगी। मुंबई के लिए हम क्या करना चाहते हैं, मुंबई को हम कहां ले जाना चाहते हैं, मुंबई में बसने वाला जो गरीब आदमी है, झोपड़पट्टी में बसने वाला आदमी है, हमारे कोलीवाड़े में रहने वाला कोली है, इनको हम क्या देना चाहते हैं, मुंबई में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हम करना चाहते हैं, किस प्रकार से पानी की व्यवस्था हम करना चाहते हैं, किस प्रकार से मुंबई के पानी को हम सीवेज वाटर को ट्रीट करना चाहते हैं, किस प्रकार से मुंबई को एक आधुनिक शहर बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता था इसके ऊपर चर्चाएं होगी। मैं ये मानता था कि अलग अलग पार्टियां अपना विजन रखेगी और उस विजन के माध्यम से मुंबई करों को एक चुनाव करना पड़ेगा कि किसका विजन अच्छा है, कौन मेरे लिए ज्यादा काम कर सकता है, कौन मेरे जीवन को ज्यादा अच्छा बना सकता है, कौन मेरे जीवन में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के प्रचार में जब से मैं यहां पर भाषण कर रहा हूं और लोगों के भाषण सुन रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है ये चुनाव का प्रचार नहीं है, ये कुश्ती का अखाड़ा है और कुश्ती के अखाड़े में यहां पर एक प्रकार से लड़ाई चल रही है। मैं ऐसा मानता हूं लोकतंत्र का इससे बड़ा दुर्दैव कोई नहीं हो सकता कि किसी एक बड़ी पार्टी का नेता मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के दरमियान 15-20 साल मुंबई में सत्ता भोगने के बाद अपने विकास का एक भी कार्य बता नहीं सकता, अपने किया हुआ कोई भी कार्य दिखा नहीं सकता, किया हुआ कोई भी विकास लोगों के सामने नहीं ला सकता और इसलिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को गालियां देने की शुरुआत, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हमें इस मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना पार्टी की ओर से, उनके अध्यक्ष की ओर से यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ता है, मैं इस बात को आज अधोरेखित करता हूं। मुंबई की जनता, चाहे वो मराठी हो या अमराठी, इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को कभी भी मतदान नहीं करेगी। अरे किसके बारे में आप बोलते हो? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिस नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका की संसद में वहां के सारे सांसद 56 बार उठकर तालियां बजाते हैं, उस नरेंद्र मोदी के बारे में आप बोलते हो। आपको अधिकार है नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने का। अरे अपनी गुफा में बैठकर कोई भी शेर दहाड़ता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा शेर है जिसने पाकिस्तान में मिलिट्री को भेजकर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया। है हिम्मत तुम में सर्जिकल स्ट्राइक करने की? अरे तुम जिन मनमोहन सिंह जी की बात करते हो, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। ठीक है, चुनाव में तुम्हारी हमारी नहीं बनी, हम अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जिन ताकतों के खिलाफ जिंदगी भर हमने संघर्ष किया, जिन ताकतों के खिलाफ बाला साहब ठाकरे जी ने संघर्ष किया,
उन्हीं ताकतों की तारीफ करते करते तुम्हारे होठ नहीं सूखते। क्या परिस्थिति चुनाव ने तुम पर ला दी उद्धव जी? मेरे सामने सच में यह प्रश्न आज उपस्थित होता है। अरे वो जमाना था जिस समय पाकिस्तान हम पर हमला करता था, पाकिस्तान का हमला होने के बाद हमारे सैनिकों को मार दिया जाता था। हमारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे हम पाकिस्तान का निषेध करते हैं। वो फिर आते थे, फिर मार देते थे, फिर कहते थे हम उनका कठोर शब्दों में निषेध करते हैं। वो फिर आते थे, फिर मार देते थे, फिर कहते थे हम उनका कठोरतम शब्दों में निषेध करते हैं। वो वापिस आते थे और मार देते थे, तो ये कहते थे अब की बार मारा तो देखो हम यूनाइटेड नेशन में जाकर आपके खिलाफ शिकायत कर देंगे। दोस्तों, इस देश में नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा शेर पैदा हुआ जिसने कहा पाकिस्तान खबरदार, अगर मेरे देश में घुसकर मेरे जवानों को मारने की कोशिश की तो तेरे देश में आकर तेरे जवानों को कुचलने की ताकत मैं रखता हूं। किसके बारे में बोल रहे? जरा विचार करके बोलिए। अरे 56 इंच का सीना लगता है पाकिस्तान में घुसकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन आपकी नाराजगी दूसरी है। आपकी नाराजगी नोटोबंदी के ऊपर है, डिमोनेटाइजेशन के ऊपर है। आप कहते हैं नोटा बंद हो गई, इससे लोगों को तकलीफ हुई। लोगों को कितनी तकलीफ हुई मुझे पता नहीं। अरे लोगों ने तकलीफ सहन की। लोग लाइन में खड़े थे, लाइन में खड़े लोगों के पास कैमरा लेकर हमारे पत्रकार जाते थे, कहते थे आपको क्या लगता है इस लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ रहा है? वो आम आदमी कहता था बात तो सही है, लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन वो कहता था फिर भी मैं खुश हूं क्योंकि काले धन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने ये जो जंग चालू की है, इस जंग में मोदी जी के साथ में मैं हूं। अरे आम आदमी तो मोदी जी के साथ में इस जंग में आ गया। केवल वही नेता मोदी जी की इस जंग को विरोध कर रहे हैं जिनको नोट बंद होने के कारण नुकसान हुआ, जिनको नोट बंद होने के कारण उनके ऊपर ये परिस्थिति आई कि जो जमा किया था उसका वो क्या करे, इसका हिसाब ही उनके पास नहीं बचा। ऐसे ही लोगों ने इस नोटबंदी का विरोध किया। मैं पूछना चाहता उद्धव जी, आप भी उस कतार में जाकर क्यों खड़े हो गए? क्या आपको भी इससे इसी प्रकार से तकलीफ हुई है? एक बार इसका भी जवाब तो दे दो। अरे आम आदमी डीमोनेटाइजेशन के बाजू में खड़ा है और इसलिए खड़ा है कि डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से इस देश के काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने तीर चलाया और उस तीर को निशाने पर ऐसा मारा कि एक तीर में 3 निशाने लग गए। पहले निशाने में इस देश का काला पैसा, इस देश में काला धन रखने वाले, इनके ऊपर तीर चला। सारा का सारा काला धन उनको बाहर निकालना पड़ा। दूसरा तीर पाकिस्तान के ऊपर चला, जो पाकिस्तान हमारे देश में नकली नोटें लाता था, हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करता था। ये दूसरा तीर चला, देश की सारी नकली नोटें एक रात में खत्म हो गई। और तीसरा तीर आतंकवादियों पर चला जो इसी देश में पैसा कमाकर इसी देश में बम विस्फोट करते थे, कश्मीर में पत्थर मारते थे। आज अवस्था ऐसी हो गई कि आतंकवादियों ने जमा किया हुआ पैसा रद्दी का कागज बन गया। देखिए 8 नवंबर के बाद कश्मीर में कोई पत्थर फेंकने वाला बाकी नहीं रहा। और इसलिए दोस्तों, इस देश के अंदर एक क्रांतिकारी निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया। आप उसका भी विरोध करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, इस डीमोनेटाइजेशन का मुंबई महानगर पालिका के विकास से क्या संबंध? इस डीमोनेटाइजेशन का हमारे झोपड़पट्टी के पुनर्विकास से क्या संबंध? आज जो आप यहां पर मोदी जी की भर्त्सना कर रहे हैं, उसका महानगर पालिका के चुनाव से क्या संबंध? आप ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि जब आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो उनको कंफ्यूज कीजिए।
जब लोगों को कुछ बता नहीं सकते तो फिर रास्ता मोड़ लीजिए। जब लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख सकते तो फिर ऐसी बात कहिए जिससे उनका मन भटक जाए, दूसरी बात पर चर्चा चली जाए। पर चिंता मत कीजिए उद्धव जी, चर्चा तो मैं करूंगा और विकास की करूंगा, चर्चा तो मैं करूंगा और पारदर्शिता की करूंगा, चर्चा तो मैं करूंगा और महानगर पालिका के भ्रष्टाचार की करूंगा, चर्चा तो मैं करूंगा और आपके कार्यकाल में किस प्रकार से महानगर पालिका का सत्यानाश हुआ इसकी करूंगा। दोस्तों, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, मुंबई जैसा शहर कभी डीडीओ नो कहते, कभी करुण दाखौला कहते। मैं एक सवाल केवल पूछना चाहता हूं, एक सवाल। आज हम लोग इस इलाके में बैठे हुए, अंधेरी है, जुहू है, वर्सोवा है, हमारा सारा समुद्र का किनारा, इस किनारे पर रहने वाले सारे लोग और इस मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का हमारा सपना, आज अवस्था क्या है। इस मुंबई में 3700 MLD पानी आता है, उसमें से जो सीवेज वाटर है, जो पानी इस्तेमाल होकर सीवेज के रूप में बहकर जाता है, वो 2100 MLD है। 2100 MLD कौन सा पानी है? मैले का पानी, मैले का सीवेज का पानी 2100 MLD। और कोई भी शहर, इसको हम सस्टेनेबल सिटी कब कहते हैं? उसको एक शाश्वत विकसित शहर कब कहते हैं? जब उस शहर में जो मैला बहता है, उस बहने वाले मैले के ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है और उसका साफ पानी केवल डिस्चार्ज किया जाता है। क्योंकि ये मैले का पानी जब हमारे नालों में जाता है, हमारी नदी में जाता है, हमारे समुद्र में जाता है, ये मैले का पानी ऐसा प्रदूषण तैयार करता है जिससे अनेक अनेक रोगों का सामना हमको करना पड़ता है। इस मुंबई में 15-20 साल लगातार जिन्होंने यहां पर शासन किया, दोस्तों, इस मुंबई में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये 15 सालों में आप क्यों नहीं तैयार कर पाए? आज अवस्था क्या है? इस मुंबई में 2100 MLD जो पानी सीवेज का है, मैले का है, गंदगी का है, इसमें से महज 200-300 MLD पानी छोड़ दिया जाए तो करीब 1800 MLD मैला रोज हम हमारे समुद्र में फेंक देते हैं। आज ये समुद्र में गंदगी जो दिखाई पड़ती है, जो बास हमको आती है, ये सारी बास, ये गंदगी उधर से बहकर आने वाली नहीं है, ये इधर से बहकर जाने वाली है। क्योंकि हमारी महानगर पालिका की अकर्मण्यता के कारण, भ्रष्टाचार के कारण आज मुंबई ऐसा शहर है जो अपने मैले को ट्रीट भी नहीं करता। दोस्तों, मुंबई जैसे दुनिया के जितने शहर हैं, उन सारे शहरों में 80%, 90%, 100% मैले का ट्रीटमेंट किया जाता है। मुंबई में भी आपने सपना दिखाया था मैले का ट्रीटमेंट होगा, हमारे समुद्र के किनारे साफ होंगे, ऐसा आपने भी कहा था। हम भी सपना देखते थे कि कहीं न कहीं हम जुहू बीच पर जाएंगे तो बड़ा ही निर्मल पानी हमको दिखाई देगा, न कोई गंदगी होगी, न कोई बास होगा। दोस्तों, 2006 में, कब? 2006 में महानगर पालिका की स्थायी समिति ने हमारे मुंबई के मैले को ट्रीट करने के लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर निकाला। टेंडर प्लांट का नहीं निकाला, पहले टेंडर निकाला कंसल्टेंट का। कब निकाला? 2006 में। 2007 के चुनाव में उद्धव जी आपने ये बताया था कि अब मुंबई को पूरा एसटीपी का जाल मिलेगा, हम मुंबई में इतने सारे एसटीपी बनाएंगे, मुंबई के समुद्र में गंदा पानी नहीं जाएगा। आज मुंबई के समुद्र में जो हमारा मरीन लाइफ है, जो हमारी मच्छी है वो मर रही है, वो नहीं मरेगी। हमारे कोली समाज को मच्छी पकड़ने के लिए साफ पानी मिलेगा। 2007 में लोगों ने आपको मतदान किया। आपने क्या किया? 2006 में 120 करोड़ रुपए का टेंडर ये एक मैकडोनाल्ड नाम की कंपनी को दे दिया और कहा ये कंपनी यहां पर एसटीपी तैयार करने के लिए टेंडर तैयार करेगी। मतलब टेंडर तैयार करने के लिए 120 करोड़ का ठेका। चलो ठीक है, कंसल्टेंट रखा। उस कंसल्टेंट ने 2012 तक कुछ नहीं किया। फिर 2012 का चुनाव आया,
जैसे ही चुनाव सामने आया तो ध्यान में आया कि अरे पिछले ही चुनाव में बताया था, कंपनी भी हमने दे दी, उसको पैसा भी हमने दे दिया, उसने तो कुछ किया ही नहीं। 2012 में फिर से स्टैंडिंग कमेटी ने उस मैकडोनाल्ड कंपनी का जो ठेका है और 3 साल के लिए बढ़ा दिया और उसको कहा कि भाई आपने कुछ नहीं किया, इसका अवार्ड आपको देते हैं। अब 120 करोड़ की जगह 170 करोड़ रुपया आपको देते हैं। अब आने वाले 3 महीनों में आप वापस हमको एसटीपी का यहाँ पर टेंडर बना कर दीजिए, एसटीपी का हमको नक्शा बना कर दीजिए। दोस्तों 2015 तक वो जो मैकडोनाल्ड नाम की कंपनी है, इसने कोई काम नहीं किया। फिर वापिस चुनाव आने वाला था, इसलिए ये उसके पीछे लगे। उसने कुल मिलाकर 10 प्रकार के प्लान तैयार करके दिए। इसमें से एक भी प्लान के ऊपर वर्क नहीं हो पाया, एक भी टेंडर नहीं निकल पाया, एक भी काम नहीं हो पाया। 2006 में जो काम शुरू किया था, आज 2017 है। 2017 में हालत ऐसी है, 170 करोड़ रुपया मॉट मैकडोनाल्ड को दे दिया और 1 इंच भी काम उससे हम नहीं करवा पाए, एक भी हम टेंडर नहीं निकाल पाए, एक भी एसटीपी मुंबई में तैयार नहीं कर पाए। और ये मैं नहीं कहता, हमारे सीएजी कॉम्प्ट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे सीएजी ने इस रिपोर्ट में लिखा है किस प्रकार से 170 करोड़ रुपए की बर्बादी इस महानगर पालिका ने की और ये 170 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस महानगर पालिका के माध्यम से हुआ। मुंबई में एक भी हम यहां पर वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना पाए। उद्धव जी, आपने उस दिन कहा नागपुर में आपने क्या किया। अरे नागपुर और मुंबई का कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है, ये बड़ा शहर है, ये पैसे वाला शहर है, ये दुनिया का एक आर्थिक राजधानी के रूप में देखा जाने वाला शहर है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का हमारा राज आया। हमने 200 MLD, नागपुर में सीवेज कितना तैयार होता है, 450 MLD, उसमें से 200 MLD सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट तैयार करके उसके ऊपर टर्शरी ट्रीटमेंट करके वो जो गंदा पानी है वो साफ करके महाराष्ट्र की ऊर्जा निर्मित कंपनी को बेच दिया और गंदा पानी साफ करके बेचकर महानगर पालिका को 18 करोड़ की आय उस गंदे पानी में से देना शुरू कर दिया। 200 MLD पानी में का एक बूंद भी गंदा पानी अब नागपुर के नालों में और नदियों में नहीं जाता और आने वाले 2 साल में नागपुर पहला ऐसा शहर होगा जिस शहर में एक बूंद भी पानी ये नदी और नाले में अनट्रीटेड नहीं जाएगा। पूरा का पूरा पानी ट्रीट करके नदी और नाले में हम लोग ले जाएंगे। अरे हम छोटे से शहरों में छोटे से बजट के साथ अगर ये कर सकते हैं, आपके पास पैसे की तो कमी नहीं थी, आपके पास पैसे की कमी नहीं थी, आपके पास कमी अगर किसी बात की थी तो इच्छा शक्ति की कमी थी, क्योंकि आपको तो चुनाव के समय लोक लुभावन वादे करने थे और चुनाव के बाद ये वादे भूल जाने थे। चुनाव के समय आप हमेशा वही चीजें बताते हैं, हम मुंबई के समुद्र को साफ करेंगे, मुंबई के समंदर में कचरा नहीं जाएगा, मुंबई के समंदर में बास नहीं आएगा। अरे 2 चुनाव उस पर निकाल दिए, अब तीसरे चुनाव का भी जो वचन पत्र आपने दिया उसमें भी वापस आपने वही लिखा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आप भले ही भूल जाते होंगे पर ये मुंबई की जनता भूलने वाली नहीं है, ये मुंबई की जनता अब बरगलाने वाली नहीं है, ये मुंबई की जनता अब आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये जो घपले आपने महानगर पालिका में किए हैं, इन घपलों का जवाब आपको देना ही होगा। और दोस्तों, महानगर पालिका किस लिए होती है? पीने का पानी देने के लिए। मुंबई में झोपड़पट्टी में पानी नहीं मिलता। महानगर पालिका किस लिए होती है? शौचालय देने के लिए। मुंबई में झोपड़पट्टी में शौचालय नहीं मिलता। महानगर पालिका होती किस लिए है? कचरा साफ करने के लिए। कचरा साफ नहीं होता, अगर साफ होता है तो उसमें घोटाला होता है। महानगर पालिका किस लिए होती है? सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। एक बूंद भी सीवेज ट्रीटमेंट आप कर नहीं पाए। महानगर पालिका होती किस लिए है? आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए महानगर पालिका होती है।
पर आम आदमी के जीवन में आपने कोई परिवर्तन नहीं लाया। आज झोपड़पट्टी की हालत क्या है? हमारे यहाँ नेहरू नगर होगा, इंदिरा नगर होगा, शिवाजी नगर होगा। इन झोपड़पट्टियों की हालत क्या है? क्यों इनका रीडेवलपमेंट हम नहीं कर सकते? क्यों इनको हम बेसिक जो चीजें हैं वो चीजें नहीं दे सकते? आज महानगर पालिका के पास पैसे की कमी नहीं है, पर इच्छा शक्ति की कमी है। अरे हम केंद्र सरकार के पास गए और केंद्र सरकार को हमने कहा ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर बसने वाली झोपड़पट्टी जो है इसको मुंबई के बाहर नहीं भेजा जा सकता। ये भी अब मुंबई के ही लोग हैं और इसलिए जो लोग 2000 साल से पहले मुंबई में रहने वाले जो पात्र झोपड़पट्टी धारक हैं उनको यहां पर एसआरए योजना के तहत एयरपोर्ट की जमीन पर ही रीडेवलपमेंट की परमिशन हमको दी जाए। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहली बार इस देश के अंदर यह निर्णय किया कि एयरपोर्ट की जमीन पर एसआरए की योजना को हम मान्यता देंगे और इन गरीबों को घर देंगे। अरे गरीबों को घर देने वाले नरेंद्र मोदी है और गरीबों के घर छीनने वाले ये शिवसेना के लोग हैं। ये क्या हमको सिखाएंगे? ये क्या हमको बताएंगे? दोस्तों, मुझे 3 सभाएं करनी है, वरना बहुत बड़ा पुलिंदा लाया हूं। अगर बताना शुरू करूंगा तो 2 घंटों तक इनके भ्रष्टाचार की कथा समाप्त नहीं होगी। लेकिन हर जगह एक नई नई कथा बताने का मेरा विचार है, इसलिए आपको ज्यादा कथा बताना नहीं चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं, आम मुंबईकर के जीवन में परिवर्तन हम करेंगे। आज हमारे कोलीवाड़े में रहने वाले हमारे जो कोली भाई हैं उन कोली भाइयों को रीडेवलपमेंट करने में अड़चने हैं। मैंने सबसे पहले यह निर्णय किया कि हमारे कोलीवाड़े को डेवलपमेंट प्लान में जगह दी जाए, डेवलपमेंट प्लान में डिजिग्नेशन दिया जाए। वो डिजिग्नेशन हम डेवलपमेंट प्लान में देंगे। और मैंने केंद्र सरकार को कहा कोलीवाड़ों के लिए सीआरजेड का रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोली जो है ये हमारे मुंबई के मूल निवासी है, इनके भरोसे मुंबई है। और इसलिए इनको बाकी आप बिल्डरों को मत दीजिए, बाकी बड़े बड़े लोगों को मत दीजिए, पर जब तक हमारे कोलीवाड़े का ठीक से रीडेवलपमेंट नहीं होगा, इस मुंबई का जो आम मुंबईकर है, इस मुंबई का जो मूल मुंबईकर है, जो हमारा कोली है, जिसने इस मुंबई को पहचान दी है, उसको हम न्याय नहीं दे पाएंगे। और मेरा विश्वास है केंद्र सरकार हमारी बात सुन रही है और कोलीवाड़ों को यहां पर विकसित करने के लिए सीआरजेड के नए नॉर्म्स निश्चित रूप से तैयार होंगे। दोस्तों, ये सरकार आम आदमी की सरकार है, आम मुंबईकरों की सरकार है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं। पिछले 15-20 सालों में बहुत हमको मूर्ख बनाने की कोशिश हुई। जब भी चुनाव आता है बड़ी बड़ी भावनात्मक बातें कही जाती है, उन भावनाओं में बहकर हम मतदान करते हैं। अब भावनाओं में बहने का समय चला गया, अब वास्तविकता में जीने का समय है। और वास्तविकता यह है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। अब इस मुंबई महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन कर दीजिए। मुंबई का चित्र हम बदल कर देंगे, मुंबई को विकसित करके दिखाएंगे। इतना ही कहता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।